नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश ने विकास के रनवे पर एक ऊंची उड़ान भरी। पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर में दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट शुभारंभ उसका हो गया। यह एयरपोर्ट वैसे तो 2024 में ऑपरेशनल होगा, लेकिन 2050 में यह एयरपोर्ट पूरी तरह विकसित होकर देश का सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। आज हम आपको जेवर एयरपोर्ट की विकास यात्रा पर लेकर चलेंगे और जेवर एयरपोर्ट के इंटरनेशनल मास्टर प्लान के हाइलाइट्स भी आपके साथ साझा करेंगे। इसके बाद हमारे पास आपके लिए एक और गुड न्यूज है। भारत में पहली बार पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी अधिक हो गई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार देश की आबादी में अब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। ये एक अच्छी खबर है कि देश में अब बेटियां पढ़ भी रही हैं, बढ़ भी रही हैं। इसी सर्वे में एक और बड़ी बात यह भी निकल कर आई है कि अब देश में प्रजनन दर भी घट रही है। एक महिला अब औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम है। आज हमने नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के नतीजों का विस्तार से विश्लेषण किया है, जो आपको देखना चाहिए। भारतीय नौसेना में एक नई सबमरीन की भर्ती हुई है। इसका नाम है आईएनएस वेला। ये कलवरी क्लास की चौथी पनडुब्बी है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है। इस सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आईएनएस विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल होने के बाद अब हिंद महासागर में भारत की ये अदृश्य ताकत कैसे दुश्मन की हर हरकत का जवाब देने में सक्षम है, इससे हम आज आपको खबरदार करेंगे। खबरदार का शुभारंभ हम उस मेगा प्रोजेक्ट की खबर से करेंगे जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी का रनवे साबित हो सकता है। इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका आज पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट पिछले 20 वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। आज जाकर यह जमीन पर उतर पाया। योगी सरकार ने इस एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया था। जाहिर है यूपी चुनाव से पहले यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ा गिफ्ट है, जिसके रिटर्न में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में वोटों की उड़ान भरने का रनवे मिलने की उम्मीद है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास ऐसे समय में हुआ है जब यूपी में चुनाव आने वाले हैं और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 2024 में होगा, जब देश में लोकसभा चुनाव होंगे। इसीलिए विपक्ष को इसमें सियासत नजर आ रही है। हालांकि हम आपको सियासत नहीं बल्कि यूपी के विकास का वो रोड मैप दिखाएंगे जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा कर सकता है। यह एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो होगा ही, देश का भी सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आज पीएम मोदी ने इसके शिलान्यास के मौके पर इस एयरपोर्ट का महत्व समझाया। ये सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के ड्रीम एयरपोर्ट के शिलान्यास का जश्न है। जिसका पर्दा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। आप सभी को, पूरे देश को बधाई देता हूं। पीएम मोदी आज जिस विशाल मंच से जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे थे और लाखों लोग इस मौके के गवाह बन रहे थे, उसी जमीन पर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। खास बात यह है कि अब तक देश के किसी भी राज्य में 4 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं हैं। इस हवाई अड्डे को जोड़ लें तो यूपी इकलौता राज्य होगा जहां 5 हवाई अड्डे होंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि जेवर एयरपोर्ट यूपी के विकास का रनवे साबित होगा। 21वीं सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है।
बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। जेवर हवाई अड्डे को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि इसका निर्माण कार्य ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को सौंपा गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुल 5,845 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, जिसे 4 चरण में पूरा किया जाएगा। पहला चरण वर्ष 2024 में पूरा होगा, जिसमें 1,334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट का निर्माण होगा और एक रनवे की शुरुआत हो जाएगी। एयरपोर्ट पर पहले साल में 30 से 40 लाख लोगों की आवाजाही होगी। इसके बाद 3 चरणों में वर्ष 2050 तक जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह विकसित हो जाएगा, तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। आज देश में जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से भारतीय कंपनियां सैकड़ों नए विमानों को खरीद रही है, उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा। इस एयरपोर्ट की 3 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। गाजियाबाद से 25 किलोमीटर, नोएडा से 40 किलोमीटर, बुलंदशहर से 51 किलोमीटर, हापुड़ से 53 किलोमीटर, अलीगढ़ से 59 किलोमीटर, मेरठ से 70 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर से 127 किलोमीटर, आगरा से 130 किलोमीटर, मुरादाबाद से 166 किलोमीटर और सहारनपुर से 192 किलोमीटर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जेवर एयरपोर्ट सहूलियत का दूसरा नाम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से योगी सरकार की वापसी का रनवे खोलने का भी उद्घाटन किया है। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, आगरा का फुटवियर और पैठा है, पश्चिमी यूपी के अनेक एमएसएमईज को भी विदेशी मार्केट तक पहुंचने में अब और आसानी होगी। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। इस एयरपोर्ट को बनाने में 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आ सकती है। एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे होंगे। शुरुआत में घरेलू फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी, लेकिन पूरी तरह से बनने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉट टैक्सी भी चलेंगी। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो कॉरिडोर भी बनेगा। योगी सरकार का दावा है कि जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत में गेम चेंजर साबित होगा, जिसकी झलक इसके शिलान्यास कार्यक्रम में भी दिखी। यहाँ के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं।
जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास ऐसे वक्त में हुआ है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार के लिए जेवर एयरपोर्ट एक लुभावना गहना साबित हो सकता है। योगी सरकार का दावा है कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से आसपास के इलाकों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। जेवर एयरपोर्ट के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नई उड़ान भरने का रनवे देगा। ग्रेटर नोएडा से अभिषेक आनंद और अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की पुरानी सरकारों को भी खूब कोसा और इसकी वजह भी है क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फाइलों से निकलकर जमीन पर आने में 20 साल का समय लग गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश ने 6 मुख्यमंत्री देखे, तब जाकर आज वो दिन आया जब राजनाथ सिंह के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया, वो भी योगी सरकार के राज में। 2001 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एविएशन हब बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। मार्च 2002 में उनकी सरकार चली गई। इसके बाद 2002 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जेवर को चुना, लेकिन योजना अधर में लटकी रही। 2004 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एयरपोर्ट के प्लान को आगरा ले जाने की इच्छा जताई और मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। 2010 में जब मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने जेवर में ही एयरपोर्ट के लिए रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस लिया, लेकिन 2012 में मनमोहन सरकार ने यह कहकर प्रस्ताव लटका दिया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर से कम दूरी पर दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को दोबारा आगरा ले गए, जो आईजीआई एयरपोर्ट से 200 किलोमीटर की दूरी पर था। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आगरा से फिर जेवर लाया गया। 2015 में अखिलेश यादव ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की शुरुआत के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को 5,000 करोड़ रुपए जारी किए। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी से प्रगति हुई। 6 जुलाई 2017 को हवाई अड्डे के लिए निर्माण साइट की अनुमति मिली। 6 नवंबर 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन की एनओसी दी। 23 अप्रैल 2018 को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। 6 अगस्त 2019 को जिला प्रशासन ने जमीन पर कब्जा लेना शुरू किया। 29 नवंबर 2019 को टेंडर खुला और ज्यूरिख की एक कंपनी को ठेका मिला। आज 25 नवंबर 2021 को जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी और 20 साल से सरकारी टेबल पर झूल रहा जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जमीन पर उतर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देरी के लिए पुरानी सरकारों पर जमकर तंज कसा। यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझ रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे,
धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। देर आए दुरुस्त आए, जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर भी ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जिसका आज शिलान्यास हुआ। अब हम आपको इस प्रोजेक्ट की फाइल के बारे में बताते हैं, जिसमें इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी हर डिटेल आपको पता चलेगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा बड़ा हवाई अड्डा होगा। ये एयरपोर्ट करीब 5,800 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इसके निर्माण पर 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरे हवाई अड्डे का निर्माण कार्य साल 2050 तक पूरा करने का टारगेट है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में पूरा होगा। हर चरण का टारगेट तय हो चुका है। पहला चरण साल 2024 में पूरा हो जाएगा, दूसरा चरण साल 2031 में पूरा होगा, तीसरा चरण 2036 में पूरा कर लिया जाएगा और 2050 तक पूरी तरह ये विकसित हो जाएगा एयरपोर्ट। जब जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार होगा तो फ्लोरिडा के ऑरलैंडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। हालांकि एयरपोर्ट कम से कम साल 2030 तक दिल्ली जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर हासिल कर पाएगा। पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर जमीन पर निर्माण होगा। इस एयरपोर्ट पर 4,588 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे 2 यात्री टर्मिनल और 1 रनवे बनाया जाएगा। सितंबर 2024 से यहां 9 घरेलू उड़ानें और दुबई के लिए पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट होने लगेगी। लेकिन जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट विकसित होता जाएगा, उसकी क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। रनवे बढ़ते रहेंगे और टर्मिनल भी बढ़ाए जाते रहेंगे। अनुमान लगाया गया है कि 2024 में पहले साल करीब 40 लाख यात्रियों की आवाजाही यहां से रहेगी। 2025-26 में यात्रियों की संख्या 70 लाख तक हो सकती है। 2044 तक यात्रियों की संख्या करीब 8 करोड़ होने की उम्मीद है। इसके बाद 2050 तक हर साल 12 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। जेवर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि यह उत्तर भारत के लिए लॉजिस्टिक गेटवे होगा। एक खास बात यह भी है कि यह देश का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा। इसका मतलब है कि प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त होगा। जेवर एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे बनेंगे। एयरपोर्ट पर एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। इस एयरपोर्ट पर 38.5 मीटर ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक को कम करने के लिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी मददगार साबित होगा। साथ ही ये एक ऐसा एयरपोर्ट होगा जो दुनिया के सबसे बड़े ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स को भी कड़ी टक्कर देगा। अब हम आपको क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के एक टूर पर ले चलते हैं। जेवर एयरपोर्ट जब बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट से टक्कर लेगा। करीब 6,200 हेक्टेयर में तैयार होने जा रहा जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। अभी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सऊदी अरब में है, जिसका नाम है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दम्माम का किंग फहद इंटरनेशनल हवाई अड्डा 77,600 हेक्टेयर के दायरे में बना है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ष 1990 में बनकर तैयार हुआ था। 1991 के खाड़ी युद्ध में लड़ाकू विमानों के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ा एयरपोर्ट अमेरिका में है, जिसका नाम है डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह हवाई अड्डा 13,571 हेक्टेयर में बना है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जहां से 23 अलग अलग एयरलाइंस कंपनियों की 215 उड़ानें संचालित होती हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी अमेरिका में ही है। डैलस शहर में फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है। ये एयरपोर्ट 6,963 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है। ये अमेरिकन एयरलाइंस का सबसे बड़ा हब है। उड़ान भरने के मामले में ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है।
अमेरिका का ऑरलैंडो यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5,383 हेक्टेयर में बना हुआ है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 44 एयरलाइंस की 850 फ्लाइट्स यहां से प्रतिदिन उड़ान भरती हैं। इस एयरपोर्ट से हर साल 5 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। 5वें नंबर पर वॉशिंगटन डलस इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ये 4,856 हेक्टेयर यानी 52.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर बना हुआ है। 1962 में शुरू हुए इस हवाई अड्डे पर व्यस्त दिनों में 60,000 के करीब यात्री दुनिया भर के 12 गंतव्यों की यात्रा करते हैं। और अब भारत का जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो वो सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के इलीट क्लब में शामिल होगा। अमेरिका के ऑरलैंडो हवाई अड्डे को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा और 3,988 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले चीन के शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पछाड़कर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। We're committed now to completing design to construct the airport and to open the airport for operations by the end of 2024. So we've designed an airport terminal, we've designed an airport experience that merges Indian warmth and hospitality with Swiss efficiency and technology. We're very, very excited. तो इंतजार कीजिए देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तैयार होने का, जिसका आज पीएम मोदी ने शिलान्यास कर दिया है। आने वाले वक्त में जेवर एयरपोर्ट सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश की एविएशन इंडस्ट्री का अनमोल गहना बनकर तैयार होगा। आज तक ब्यूरो। दरअसल दिल्ली एनसीआर में दूसरा एयरपोर्ट शुरू होने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का भार कम होगा, जिससे यात्री सेवाओं में सुधार आएगा और एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ भाड़ कम होगी। इसके साथ ही कई एयरलाइंस देश के अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए नया स्लॉट पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में दूसरा एयरपोर्ट खोलने से उन्हें नए स्लॉट मिलेंगे, लोगों को यात्रा करने में ज्यादा सहूलियत होगी। आज हमारे पास राष्ट्रीय महत्व से जुड़े 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह कि देश में आबादी की रफ्तार कम होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि देश में फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर कम हुई है। और दूसरी खबर यह है कि आजादी के बाद देश में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या बढ़ गई है। आज सही मायने में बेटी को बराबरी का अधिकार मिल गया है। ये दोनों बदलाव देश के लिए अच्छे संकेत हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत की कुल आबादी में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। इससे पहले 2015-16 में हुए सर्वे में यह आंकड़ा प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का था। यही नहीं, जन्म के समय का जेंडर रेशियो यानी लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है। 2015-16 में जेंडर रेशियो प्रति 1000 बच्चों पर 919 बच्चियों का था, जो अब प्रति 1000 बच्चों पर 929 बच्चियों पर पहुंच गया है। यानी अब समाज में बेटा बेटी वाली सोच में फर्क नहीं दिखाई दे रहा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में प्रजनन दर में भी कमी आई है। दरअसल प्रजनन दर की ही आबादी की वृद्धि दर बताती है। सर्वे के अनुसार देश में प्रजनन दर 2 पर आ गई है। वर्ष 2015-16 में यह दर 2.2 थी। आसान भाषा में कहा जाए तो देश की एक महिला अब औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 में देश की एक महिला औसतन 5 से 6 बच्चों को जन्म देती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में उसकी मौजूदा जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि उस देश की प्रजनन दर 2.1 से कम न हो, लेकिन भारत की यह दर 2 हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो भविष्य में देश की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस खबर को सुनकर आपको लग रहा होगा कि भारत में बढ़ती आबादी की समस्या खत्म होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रजनन दर का असर देश की आबादी पर बहुत लंबे समय के बाद दिखता है। मेडिकल जर्नल लैंसेट के अनुसार दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट में कमी हो रही है और इस सदी के अंत तक लगभग सारे देशों में जनसंख्या में कमी आएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक जापान की जनसंख्या आधी हो जाएगी। 2017 में जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन इस शताब्दी के अंत तक घटकर 5 करोड़ 30 लाख रह जाएगी। जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है और वहां 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। जापान की तरह इटली में भी 2100 तक आबादी आधी हो जाएगी। 2017 में इटली की आबादी 6 करोड़ 10 लाख थी, जो सदी के आखिर तक घटकर 2 करोड़ 80 लाख रह जाएगी। हैरान करने वाली बात यह है कि अगले 4 साल में चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ हो जाएगी, लेकिन सदी के आखिर तक चीन की आबादी घटकर करीब 73 करोड़ हो जाएगी। इसकी वजह यह कि पिछले 70 वर्षों में चीन की प्रजनन दर सबसे कम है, 1.7 पर। चीन की अधिकतर महिलाएं एक
बच्चे को जन्म दे रही है। इन आंकड़ों को देखकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भारत की आबादी कब तक कम हो रही है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। क्या भारत की बढ़ती आबादी अब कंट्रोल में आ रही है? क्या देश में जनसंख्या विस्फोट अब नहीं होगा? क्या आबादी के मामले में भारत चीन से पीछे ही रहेगा? ये वो सवाल हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बाद हर हिंदुस्तानी के जहन में उठ रहे हैं। ये सर्वेक्षण इस बात का इशारा करता है कि देश की आबादी कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि देश की एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है। लेकिन आबादी पर इसका असर कितने दिनों में आएगा, यह समझना जरूरी है। 1960 में भारत की जनसंख्या करीब 45 करोड़ थी, जबकि जन्म दर 5.91 थी, यानी देश की एक महिला औसतन 5 से 6 बच्चों को जन्म दे रही थी। आज की तारीख में यानी 2021 में देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है और अब एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है, यानी 61 साल में देश की आबादी 90 करोड़ बढ़ गई। जबकि प्रजनन दर अब घट रही है, तो जाहिर है आबादी भी कम होगी। पहले ऐसा कहा जाता था लड़की क्यों पैदा की, लड़के पैदा करने हैं, और ये सब इसका मतलब महिलाओं को, लड़कियों को अपने अधिकार मिल रहे हैं और उनकी अपनी मर्जी चल रही है कि मुझे एक पैदा करना है या एक भी नहीं पैदा करना। जनसंख्या कम होने के साथ बहुत सारी चीजें आप अगर देखें तो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज में पहुंचने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी जनसंख्या बहुत है। अगर आप ये सोचते हैं कि प्रजनन दर घटने से आबादी कुछ वर्षों में ही कम हो जाएगी, तो आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक भारत साल 2100 तक चीन को पीछे करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन प्रजनन दर कम होने की वजह से भारत की आबादी घटकर करीब 1 अरब 10 करोड़ हो जाएगी। हालांकि तब तक चीन की आबादी कम होकर करीब 73 करोड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की आबादी को कंट्रोल करने में अभी लंबा वक्त लगने वाला है। भले ही प्रजनन दर कम हुई है, लेकिन परिवारों की आर्थिक स्थिति के आधार पर जनसंख्या पर इसका असर पड़ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक आंकड़े के मुताबिक देश के गरीब वर्ग में प्रजनन दर 3.2 है, यानी गरीब परिवार की महिला औसतन 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही, जबकि मध्य वर्ग में यह दर 2.5 और अमीर वर्ग में 1.5 है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। मौजूदा समय में भारत की बढ़ती आबादी को देखकर वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आपके शहर में गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं मिलेगी, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, हवा इतनी प्रदूषित होगी कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये संकट पूरे देश में फैलने के कगार पर है। देश में जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे दोगुनी स्पीड से समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए जरूरी है कि देश में जनसंख्या को काबू में किया जाए। लेकिन इस सर्वे में एक अच्छी बात यह है कि देश में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा हो रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या कहां-कहां, किन राज्यों में ज्यादा बढ़ी है, इसे समझते हैं। देश में 23 राज्य ऐसे हैं जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी 1000 से ज्यादा है। इसमें उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं, बिहार में 1090, राजस्थान में 1009, छत्तीसगढ़ में 1015 और झारखंड में 1050 महिलाएं हैं। जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पुरुषों पर 913, मध्य प्रदेश में 970, महाराष्ट्र में 966, पंजाब में 938 और हरियाणा में 926 महिलाएं हैं।
ये आंकड़े कह रहे हैं कि समाज में महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है। ये देश में बदलाव की एक अच्छी शुरुआत है। महिला होने के नाते मुझे लगता है कि जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, वो एक सामाजिक बदलाव का भी इशारा है, क्योंकि जेनेटिकली महिलाओं की आयु पुरुषों से कई ज्यादा पाई जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। अब वो ऐसा ही आंकड़ों के द्वारा जो जताया जा रहा है वो एक वैश्विक सच्चाई है, लेकिन भारत में पहली बार हुआ का मतलब चीजें बेहतर हुई है महिलाओं के लिए। जब आप इसको नेचर को जैसे नेचर है वैसे ही रहने दोगे तो मुझे लगता है तभी बैलेंस सोसाइटी का बनता है, और ये बैलेंस बनता नजर आ रहा है सोसाइटी में। भारतीय नौसेना को आज कलावरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वेला की ताकत हासिल हो गई। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से आईएनएस वेला को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस वेला पनडुब्बी 221 फुट लंबी, 40 फुट ऊंची है, जिसकी गहराई 19 फुट, वजन 1565 टन। ये पनडुब्बी स्पेशल स्टील से बनी है, जिससे ये पानी के भीतर अधिक गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखती है। अधिकतम 350 मीटर पानी के भीतर जाकर ये दुश्मन की गतिविधियों का पता लगा सकती है। आईएनएस वेला के भीतर 360 बैटरी सेल्स हैं। हर एक बैटरी सेल का वजन 750 किलो है। इसके भीतर 1250 किलोवाट डीजल इंजन लगे हैं। इन्हीं बैटरियों के दम पर आईएनएस वेला 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। आईएनएस वेला में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। ये सबमरीन माइंस भी बिछाने में सक्षम है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं। ये सभी अन्य नौसेना युद्धपोतों से संचार कर सकती है। आईएनएस वेला आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का एहसास भी कराती है। Let's go online. Time. समंदर में भारत को एक और आत्मनिर्भर शक्ति हासिल हो गई है। ये आईएनएस वेला है, जो अपने नए अवतार में भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गई। पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हो गई है आईएनएस वेला, जिसका उद्घोष वाक्य है सतर्क, वीर, विजयी। आईएनएस वेला एंटी शिप, एंटी सबमरीन और टोही गतिविधियों में नौसेना की ताकत बनने जा रही है। ये पनडुब्बी 45 से 50 दिनों तक पानी के भीतर रह सकती है। साथ ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण ये दुश्मन के रेडार की पकड़ से बच सकती है। मौसम की दुश्वारियां आमतौर पर आईएनएस वेला के आड़े नहीं आती। अपनी खूबियों के चलते आईएनएस वेला को समंदर का साइलेंट किलर कहा जा रहा है। Today's dynamic and complex security situation, Vela's capabilities and firepower will play a crucial role in enhancing the Navy's ability to protect, promote and preserve India's maritime interests across the seascape. कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वेला भारतीय नौसेना के उस सबमरीन प्रोजेक्ट 75 की चौथी पनडुब्बी है, जिसके तहत 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के बेड़े में हिस्सा बनना है। प्रोजेक्ट 75 का उद्देश्य है भारत में ही पनडुब्बियों के निर्माण का इकोसिस्टम तैयार करना। प्रोजेक्ट 75 के तहत आईएनएस वेला से पहले आईएनएस करंज, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी को भी भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। इस वेला को सबसे खतरनाक हथियार इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके अंदर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स को रखा गया है। वहीं इस 6 टॉर्पीडो ट्यूब में और 12 टॉर्पीडोज रखने की जगह भी बनाई गई है। वहीं ये पूरी सबमरीन 40 से 45 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकती है और भारत की रक्षा बिना कोई दिक्कत के कर सकती है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 1947 में हुए भारत के विभाजन को लेकर
बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन एक ऐसी न मिटने वाली वेदना है जिसका समाधान तभी हो सकता है जब ये विभाजन निरस्त हो। मोहन भागवत ने यह बयान विभाजन कालीन भारत के साक्षी नामक किताब के विमोचन के मौके पर दिया। ये किताब विभाजन के समय के गवा रहे लोगों के मन की कसक को दर्शाती है। विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा।